डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल एक टॉपिक समाज को समझाने के लिए हाजिर हुआ हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समाज के अर्थ और उसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि समाजशास्त्र विषय की जो मुख्य विषय वस्तु है वो समाज है। समाज का मतलब है व्यक्तियों का समूह, लेकिन जब हम बात करते हैं समाजशास्त्र विषय की तो यहाँ समाज का मतलब सामाजिक संबंधों के जाल से है। यानी कि व्यक्तियों के एक दूसरे से जो सामाजिक संबंध है उन्हीं का एक जटिल जाल बनता है जिसे समाज के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम पढ़ें, एक एक टॉपिक या एक एक लाइन को हम पढ़ते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए, समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा है। समाजशास्त्र विषय की जो अवधारणाएं हैं या समाजशास्त्र विषय में मुख्यतः किसका अध्ययन करते हैं हम? समाज का। यह एक प्राथमिक अवधारणा है। समाज के अतिरिक्त कुछ अन्य प्राथमिक अवधारणाएं भी हैं जो समाजशास्त्र में शामिल हैं, जैसे विवाह, जाति आदि, है ना। आगे देखें, समाज को भली भांति समझकर ही हम समाजशास्त्र को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र को समझने से पहले हमें समाज को समझना होगा, और समाज को समझे बगैर हम समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि समाजशास्त्र में हम मुख्यतः जिस विषय का अध्ययन करते हैं वह है समाज। यह पूर्णतः सत्य है, जहाँ जीवन है वही समाज है। यह एक कोटेशन है, जहाँ जीवन है वही समाज है। ये कोटेशन जिसने दिया था उनका नाम है मैकाइवर। उन्होंने कहा था जहाँ जीवन है वही समाज है, चाहे वह पशुओं का जीवन हो या पक्षियों का जीवन हो या मनुष्यों का जीवन हो। यानी कि जहाँ कहीं भी हमें जीवन दिखाई देता है वहीं पर समाज स्थित है, यानी समाज का निर्माण हो जाता है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता यानी व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति के अभाव में समाज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, और सामाजिक संबंध किन में बनते हैं? मनुष्यों में। तो जब मनुष्य ही नहीं होंगे तो समाज का निर्माण कैसे होगा? और अगर मान लो समाज नहीं है, अकेला व्यक्ति भी अपना पूर्णतः सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। समाज के अभाव में उसका अस्तित्व भी खतरे में है। आगे देखें, जहां एक और व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करके समाज का निर्माण किया और इसके विकास में सहायता प्रदान की, वहीं दूसरी ओर समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि एक और व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ, यानी व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ पहले क्या स्थापित किए? सामाजिक संबंध। और उन सामाजिक संबंधों के माध्यम से किसका निर्माण हुआ? समाज का। और समाज के निर्माण के साथ जब व्यक्तियों के सामाजिक संबंध अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं, घनिष्ठ हो जाते हैं, तो समाज का विकास तेजी से होने लगता है। वहीं दूसरी ओर समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व में के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में या व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। अब यहाँ एक नया शब्द आया, समाजीकरण। तो हम इसे समझें कि समाजीकरण है क्या। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? सीखने की एक प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति क्या सीखता है? अपनी संस्कृति सीखता है। और कब तक सीखता है? जीवन पर्यंत। तो इन तीन बातों से सीखने की प्रक्रिया, संस्कृतिकरण और जीवन पर्यंत। अब इनसे हम परिभाषा बनाते हैं कि समाजीकरण सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा अपनी संस्कृति को जीवन पर्यंत सीखा
जाता है। अब आप कहेंगे कि सर जीवन पर्यंत कैसे सीखते हैं? तो जीवन पर्यंत देखिए, जब हम बच्चे होते हैं तो हम कुछ चीज़ें वो सीखते हैं जो एक बच्चों को सिखाई जाती है। उसके बाद युवा होते हैं तो अलग बातें सीखते हैं, प्रौढ़ होते हैं अलग बातें सीखते हैं, उसके बाद वृद्ध होते हैं तो अलग बातें सीखते हैं। यानी हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग हम नई नई स्टेजेज पर नई नई बातें सीखते हुए चले जाते हैं। यही हमारा क्या है? समाजीकरण है। ठीक है, आगे देखें। आम बोलचाल की भाषा में या साधारण शब्दों में समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह से लगाया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को पूछते हैं कि समाज का क्या अर्थ है, तो वह व्यक्ति हमें यही जवाब देगा कि जहाँ भी लोगों का समूह हो या लोग इकट्ठे हो जाते हैं या लोगों का एक समूह ही क्या है? समाज है। लेकिन जब हम बात करें समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र में लोगों का समूह समाज नहीं है। यहाँ जो सामाजिक संबंधों का जाल है वही क्या है? समाज है। यानी समाजशास्त्र की भाषा में सामाजिक संबंधों का जटिल जाल ही समाज है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, जैन समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि। कोई भी समूह जो संगठित हो या असंगठित हो, आम बोलचाल की भाषा में उसे ही क्या कह देते हैं? हम समाज कह देते हैं। ठीक है, आगे देखें। विभिन्न लोगों ने समाज के अर्थ का प्रयोग अपने अपने ढंग से किया। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में, किसी ने संस्था के रूप में किया है। विद्वानों ने समाज का जो अर्थ स्पष्ट किया है वो अलग अलग प्रकार से किया है। किसी ने इसे व्यक्तियों का समूह बताया कि व्यक्तियों का समूह ही क्या है? समाज है। किसी ने इसे समिति के रूप में, कि जहाँ समिति होती है जो किसी विशेष पूर्ति के लिए बनाई जाती है वही क्या है? समाज है। और किसी ने इसे संस्था के रूप में परिभाषित कर दिया। इसी वजह से समाज के अर्थ के संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। किसी ने समिति बताया, किसी ने संस्था बताया, किसी ने समूह बताया। तो इसका जो अर्थ है उसमें निश्चितता नहीं पाई जाती। निश्चितता तो तब पाई जाएगी जब कुछ अधिकांश विद्वान अपवादों को छोड़कर केवल एक ही बात पर अड़िग हों कि यही समाज है, कि समाज की यह परिभाषा है, तभी हम उसे समाज कह सकते हैं। आगे देखें। जहां एक ओर आम बोलचाल की भाषा में लोगों के समूह को समाज कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक संबंधों के जटिल जाल को समाज कहते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि लोगों का समूह समाज नहीं है समाजशास्त्रीय भाषा में। समाजशास्त्रीय भाषा में तो सामाजिक संबंधों का जटिल जाल ही समाज है। समाजशास्त्र में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना जाता। जैसा कि पहले हमने पढ़ा, आम बोलचाल की भाषा में व्यक्तियों का समूह समाज है और समाजशास्त्र की भाषा में व्यक्तियों का समूह समाज नहीं है। ठीक है, आगे देखें। विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं विद्वानों ने समाज को अपने अपने मतानुसार परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। यानी अलग अलग विद्वानों ने समाज को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया, वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखें मेकाइवर और पेज की परिभाषा। मेकाइवर और पेज ने कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के जाल या ताने बाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों का जो जाल है या सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना है वही क्या है? समाज है। और यही परिभाषा मुख्य रूप से समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज की मानी जाती है कि सामाजिक संबंधों का जटिल जाल ही क्या है? समाज है। आगे देखें। समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने में उत्पन्न हुए हों, चाहे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। यानी मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता है उसको परिभाषित किया जा सकता है किसमें? समाज को। समाज को मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। वो साधन साध्य के रूप में हो सकते हैं और यथार्थ और प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं। ये किसने कहा? पार्सन्स ने। ठीक है, आगे हम देखें। समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या संबद्ध हैं। यह कहा गिडिंग्स ने। इन्होंने समाज को एक संघ बता दिया, संगठन बता दिया, औपचारिक संबंधों का एक जोड़ बता दिया और ये कहा कि इसमें सहयोग देने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी उनमें अलगाव का अभाव होता है, वो अलग अलग नहीं होते।
आगे देखें, रूटर ने क्या कहा। रूटर ने कहा समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता या संपूर्णता का बोध कराती है। यानी समाज एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि समाजशास्त्रीय भाषा में जब हम समाज का प्रयोग करते हैं, समाज का अर्थ स्पष्ट करते हैं, तो यहाँ समाज का मतलब है सामाजिक संबंधों का जाल। और सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं देते कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार के संबंध हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके संबंध प्रगाढ़ हों और वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए लड़ रहे हों। तो इसका मतलब ये है कि सामाजिक संबंध क्या है, अमूर्त है। और जब सामाजिक संबंध अमूर्त हैं तो समाज भी क्या हो गया, अमूर्त हो गया। ठीक है। जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता, समाज हमें समूह के जो सदस्य हैं उनके जो सामाजिक संबंध हैं, उन संबंधों की आपसी जो सामाजिक संबंध है उन संबंधों की जटिलता का बोध कराते हैं। यानी वो कितने जटिल हैं उनकी पूर्ण रूप से हमें व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। संक्षेप में हम केवल इतना कह सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में व्यक्तियों के जिस समूह को समाज कहा जाता है, समाजशास्त्र में यह परिभाषा मान्य नहीं है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के जटिल जाल को ही समाज के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि सामाजिक संबंधों का जो जटिल जाल है वही समाज है, ये कहा गया समाजशास्त्र में। तो आपके इतना समझ में आ गया होगा कि आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम समाज कहते हैं वो समाज समाजशास्त्रीय भाषा में नहीं है। समाजशास्त्रीय भाषा में तो सामाजिक संबंधों का जटिल जाल ही समाज है। ठीक है, आगे देखें। मैकाइवर एवं पेज ने समाज के निम्नलिखित प्रमुख आधार बताए हैं। मैकाइवर और पेज ने समाज के जो आधार हैं वो बताए हैं। रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहायता, मानव व्यवहार पर नियंत्रण, स्वतंत्रता। यानी कि रीतियाँ, समाज में कुछ महत्वपूर्ण रीतियाँ या प्रतिमान पाए जाते हैं जो समाज के निर्माण के आधार के रूप में कार्य करते हैं। समाज में कुछ ऐसी कार्य प्रणालियाँ पाई जाती हैं जो समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। इन्हीं के माध्यम से, यानी इन कार्य प्रणालियों के माध्यम से ही समाज विशेष के लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। समाज में कुछ अधिकार होते हैं, कुछ पद के अनुसार अधिकार होते हैं, कुछ व्यक्तियों के स्थान के अनुसार भी क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। समाज के व्यक्ति एक दूसरे के साथ पारस्परिक सहायता के माध्यम से जुड़े होते हैं और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। समाज व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करता है। समाज ने कुछ अपने प्रतिमान बनाए हुए हैं, कुछ उन्होंने आदर्श बनाए हुए हैं, उनके विपरीत व्यवहार करने पर समाज व्यक्ति को दंड की व्यवस्था करता है और जो व्यक्ति उनके अनुसार कार्य करता है उसे वह पुरस्कार भी देता है। ठीक है, आगे देखें। स्वतंत्रता, समाज में व्यक्तियों को उनकी विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए उस हद तक ही स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जहाँ तक कि समाज का विकास रुके नहीं या जो समाज के खिलाफ ना हो। आगे देखें। इसके साथ ही समाज के लिए निम्नलिखित 3 बातों का होना अत्यावश्यक है जो इस प्रकार है। समाज के लिए व्यक्तियों की बहुलता, यानी व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि सामाजिक संबंध तभी बनेंगे जब 2 व्यक्ति होंगे या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे। तो व्यक्तियों की बहुलता का होना समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। उन व्यक्तियों के मध्य सामाजिक संबंधों का होना, और सामाजिक संबंध कैसे बनेंगे, सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से। तो इन 3 बातों का समाज के अस्तित्व में होने के लिए या समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, और वो 3 बातें हैं व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रिया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने समाजशास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण समाज के बारे में समझा कि समाज क्या है, विभिन्न विद्वानों ने समाज की क्या परिभाषा दी और समाज के लिए किन बातों का होना आवश्यक है। आगे के वीडियो में हम समाज की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।